हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 64 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 65 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदायन किस वंश का शासक था? दोस्तों, उदायन यह हर्यक वंश का शासक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में। कब? 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी राजगृह यानी कि गृह ब्रज को बनवाया। और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदायन। तो इसी उदायन ने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने करवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 7वीं से 8वीं सदी के बीच में हुआ था। पाल वंश का भी स्थापना और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का भी, और दोनों का के संस्थापक गोपाल थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, पाल वंश की राजधानी मुदगगिरी थी, जिसे वर्तमान में हम लोग मुंगेर के नाम से जानते हैं। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के बिहार शरीफ नामक जगह पर स्थित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैप्टन डनबर को। दोस्तों, जब 27 जुलाई 1857 को आरा पर कब्जा कर खुद को कुंवर सिंह ने आरा का शासक घोषित कर दिया, तब दानापुर से कैप्टन डनबर को भेजा गया और उससे भी युद्ध हुआ, जिसमें डनबर की हार हो गई और वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। अगर हम कैप्टन ली ग्रांट की बात करें तो दोस्तों, कैप्टन ली ग्रांट के साथ कुंवर सिंह का अंतिम युद्ध हुआ था जगदीशपुर में। कहाँ पे? जगदीशपुर में। और ये युद्ध 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था, जिसमें गोली लगने की वजह से वीर कुंवर सिंह घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई गोली लगने की वजह से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैप्टन डनबर। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों ने पटना सचिवालय में झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान पटना के जिला अधिकारी WG आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, WG आर्चर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ। तो दोस्तों, साइमन कमीशन का पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ था, जहां पर लोगों ने उनका जमकर विरोध किया और साइमन वापस जाओ का नारा भी लगाया। अब साइमन कमीशन की बात करें तो दोस्तों, इसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था और यह 7 सदस्यीय कमेटी था और इसमें सारे के सारे अंग्रेज ही शामिल थे, जिसकी वजह से साइमन कमीशन का जमकर विरोध हुआ। अब दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था? तो उसका गठन हुआ था भारत में संवैधानिक सुधार की जांच करने के लिए। और यह भारत कब आया था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को लाहौर आया था, जहां पर लाला लाजपत राय के साथियों के द्वारा सहयोगियों के द्वारा काफ़ी जमकर विरोध हुआ और साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है बिहार में और फिर कौन कौन सा है, इस तरीके से पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू है लगभग 82.7%, फिर मुस्लिम है 16.9%,
उसके बाद ईसाई है 0.12%, और फिर बौद्ध, सिख और जैन ये तीनों है 0.02%। कितना है? 0.02%। बौद्ध, जैन और सिख है। ईसाई है 0.12%, मुस्लिम है 16.9% और हिंदू है 82.7%। अगला प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? तो दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा ग्रेविल ऑस्ट्रीन के द्वारा दिया गया है, ग्रेनविल ऑस्ट्रीन के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ग्रेनविल ऑस्ट्रीन के द्वारा भारत के संघीय ढांचे को संघात्मक कहा गया है। इनके अनुसार भारत का संविधान ना तो पूरी तरह से संघात्मक है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, इसीलिए उनको हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और उस प्रस्ताव को पारित होने के लिए यानी पास होने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। दोस्तों बाद में लोकसभा में इसे साधारण बहुमत से भी पारित होना पड़ता है, और फिर जाके राष्ट्रपति को पूरी तरह से पद से हटा दिया जाता है, औपचारिक रूप से मतलब हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से यानी पूरी तरह से सत्ताधारी दल का ही होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति का। दोस्तों प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। बाकी लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। दोस्तों प्राक्कलन समिति का कार्य होता है बजट अनुमानों की जांच करना। अब सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करें तो सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी टोटल 22 सदस्य होते हैं और सबके सब लोकसभा से होते हैं, लेकिन इसमें कुछ विपक्ष के भी नेता होते हैं। बाकी विभागीय स्थायी समिति की बात करें तो विभागीय स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं और उसमें से 21 लोकसभा से होते हैं और बाकी 10 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो विभागीय स्थायी समिति में याद रखिएगा 31 सदस्य होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के डी में पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 243 ए की बात करें तो इसमें पंचायत की ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया है जो कि विधानमंडल द्वारा कानून बना हुआ होगा, वही कानून को पंचायत के द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा। ये अनुच्छेद 243 के ए में कहा गया है। अनुच्छेद 243 के बी में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि हर राज्य में ग्राम मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 के सी में पंचायत की संरचना का बात कहा गया है, मतलब पंचायत की संरचना किस प्रकार की होगी इसका वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों वैसे तो हम पिछले 2-3 सेट से बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें बताते हैं।
कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष 2 माह के भीतर रखा जाना आवश्यक होता है और इसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन की चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद किसमें है? तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रारंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो उसका निर्णय उच्च न्यायालय करते हैं। दोस्तों, यह उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और यह सुप्रीम कोर्ट जो है वह आर्टिकल 131 के तहत केंद्र और राज्य की समस्या हो गई या फिर 2 राज्यों के बीच का विवाद हो गया, इन सारी समस्याओं को सुलटाते हैं, उनका निर्णय करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, सबसे पहले यूएसए के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएसए। दोस्तों, अगर हम भारत के संविधान में प्रस्तावना की बात करें तो भारत के संविधान के लिए प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय संविधान बैठक में पेश किया था। और दोस्तों, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना ली गई है उस प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन उस प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो आप अमेरिका बताइएगा, लेकिन अगर ये पूछे कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसके अलावा बिहार में एक और नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है और वो है कहाँ पे बनेगा? तो वो बनेगा कैमूर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमूर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में प्रदूषण है और दूसरी तरफ उससे प्रभावित होने वाला अंग दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एस्बेस्टॉस, ये क्या है? तो एस्बेस्टॉस जो है दोस्तों एक प्रकार का फाइबर है और यह फेफड़े को प्रभावित करता है। सीसा, दोस्तों सीसा से बहुत सारा शरीर का जो अंग है वो प्रभावित होता है, तो उसमें से एक उदर भी है, उदर, यकृत, गुर्दा और मस्तिष्क, इन सबको प्रभावित करता है सीसा। पारा से दोस्तों मस्तिष्क और मेन जो मस्तिष्क है और रीढ़ की हड्डी ये प्रभावित होता है पारा से। और कार्बन मोनोऑक्साइड से दोस्तों रक्त धाराएं जो है ये प्रभावित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? तो दोस्तों यह हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन की दर को कम कर देता है, जिसकी वजह से रक्त धाराएं जो है वो ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4, जो कि ऑप्शन जो है दोस्तों वो थोड़ा गलत दिया हुआ है। आप इसमें से किसी एक को ठीक कर लीजिएगा, इसको 3 और इसको 2 बना लीजिएगा और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो दोस्तों डायलिसिस किससे संबंधित है? तो यह वृक्क, किडनी या फिर गुर्दा जिसको कहते हैं, किडनी से संबंधित है डायलिसिस। किडनी क्या करता है? तो किडनी जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको छान कर मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब किडनी हमारे शरीर से उस गंदे पदार्थ को निकालने में सक्षम नहीं होता है, वो जब प्रभावित हो जाता है तो उस समय डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों डायलिसिस 2 प्रकार का होता है, हेमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? दोस्तों नेत्रदान में आँख का जो कॉर्निया होता है वो दान किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्निया। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखाई देती है? तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की तरफ जबकि बैंगनी रंग की पट्टी अंदर की तरफ होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष में ठीक इसका उल्टा होता है, बैंगनी पट्टी ऊपर होती है और लाल पट्टी अंदर की तरफ होती है। अब दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये जो हमने बाद में बताया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कितनी बार परावर्तन होता है प्राथमिक में और कितनी बार द्वितीयक में, ये याद रखिएगा। प्राथमिक में कितनी बार मैंने कहा, तो प्राथमिक में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो दोस्तों बायोगैस में मुख्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीथेन का जो परसेंटेज रहता है वो 50 से लेकर 70% तक रहता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 25% से लेकर 45% तक रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, तापमान के बढ़ने से वायुमंडल में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, वायुमंडल में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। तीसरा है, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है दोस्तों। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से कम होता है, जिसकी वजह से आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। अगला है, आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। इसमें गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ल्यूकेमिया दोस्तों एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ब्लड कैंसर है, जिसमें WBC बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, ना कि यह अनुवांशिक रोग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि थैलेसीमिया में क्या होता है? तो इसमें थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन कम बनता है, जिससे एनीमिया रोग होने का संभावना रहता है। वर्णता में क्या होता है? तो दोस्तों वर्णता में जिसको वर्णता होता है वह लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। बाकी हीमोफीलिया में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जब कहीं चोट लगती है या कट जाता है तो जब आप देखते होंगे कि ब्लड बहुत जल्दी जम जाता है विटामिन के की वजह से, लेकिन जिसको हीमोफीलिया होता है उसका ब्लड जमने में दिक्कत आती है और देर से ब्लड जमता है, तो ये होता है हीमोफीलिया। तो थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और वर्णता ये तीनों अनुवांशिक रोग है, जबकि ल्यूकेमिया अनुवांशिक रोग नहीं है, यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो दोस्तों प्रतिजन वह पदार्थ है जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है, क्षमता को बढ़ाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है यह प्रतिजन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्कोनियम, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, यह एक संक्रमण धातु है जिसका परमाणु संख्या 40 है। दोस्तों जर्कोनियम को Zr से डिनोट करते हैं, इसका संकेत Zr होता है। अगला प्रश्न है, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? तो मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मेंडल ने आनुवंशिकता सिद्धांत कब दिया था? तो यह 1866 ईस्वी में इन्होंने दिया था, प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य की रोशनी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से पोषक तत्व बनाते हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर उस पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं और क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है।
अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों अलीनगर संधि को कलकत्ता संधि के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सिद्धांत पर इस पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों नामक पुस्तक 1932 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 12 जून 1928 ईस्वी को बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसी सत्याग्रह के दौरान दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया और इसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। लेकिन इसके महासचिव किसको चुना गया था? तो इसके महासचिव एम.जी. रंगा को चुना गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन.जी. रंगा। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे? तो 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को कोलकाता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो दोस्तों मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की बैरकपुर छावनी से विरोध करके। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी आंदोलन व्यवस्था को लागू किया? तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले लागू करने वाले थे अलेक्जेंडर रीड। कौन थे? अलेक्जेंडर रीड। लेकिन मूल रूप से थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1820 ईस्वी में। और ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1792 ईस्वी में अलेक्जेंडर रीड ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1822 ईस्वी में हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन.जी. रंगा। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दिया गया था। तो अगर पूछे कि गांधी को महात्मा की उपाधि कब और किसने दी, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों सिकंदर ए सानी की उपाधि
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे और इसका शासनकाल 1296 से 1336 तक था। दोस्तों सिकंदर सानी का अर्थ क्या होता है? सिकंदर सानी का अर्थ होता है दूसरा अलेक्जेंडर या दूसरा सिकंदर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर माना के जैसे सिकंदर की तुलना खुद से करते थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो दोस्तों औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था, जिसमें जय सिंह के द्वारा शिवाजी को पुरंदर के किले में हरा दिया गया और उसे घेर कर औरंगजेब के सामने ले आया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जय सिंह। अगला प्रश्न है, इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो दोस्तों सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने किया? तो वो हो जाएंगे विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की पहचान की गई। जबकि सेंड्रोकोटस कहा किसने था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जस्टिन के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, महरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है महरौली लौह स्तंभ। दोस्तों महरौली लौह स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और यह इतना प्रसिद्ध क्यों है? दोस्तों महरौली लौह स्तंभ में अब तक जंग नहीं लगा, अभी तक जंग नहीं लगा है और यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? तो दोस्तों अंग जो कि वर्तमान भागलपुर जिले में पड़ता है, बिहार के भागलपुर जिले में वर्तमान में अंग क्षेत्र पड़ता है, इसे बिंबिसार ने मगध क्षेत्र में मिलाया था और यह ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग प्रदेश को जीते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों का मिलान करें। एक तरफ पवन दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है फान। फान दोस्तों यह अल्पास पर्वत पर बहने वाला पवन है। दूसरा है सिमुक, जो कि अरब रेगिस्तान में बहने वाला पवन है। चिनूक, चिनूक दोस्तों यूएसए में बहता है। और जोंडा यह एंडीज पर्वत में बहने वाला पवन है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी, डी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो सारा ऑप्शन जो है वो पूर्वोत्तर भारत का दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पूर्वोत्तर भारत को, मैप के जरिए देखते हैं। मैप, ये हो गया। तो ये ऐसे, ये असम हो गया और यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है मेघालय। ये मेघालय हो गया। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया नागालैंड। ये मणिपुर। ये हो गया मिजोरम और ये है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा हो जाएगा। ये त्रिपुरा हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऊपर में, सबसे ऊपर में उत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर और मिजोरम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो दोस्तों दंडकारण्य पठार किस राज्य में है, पहले वो जान लेते हैं। तो दंडकारण्य पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी मध्य भारत में स्थित है। किसमें स्थित नहीं है पूछ रहा है, तो ये झारखंड में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को सतलज और ब्यास नदी से जल प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से जल लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों पूर्वी घाट को मलयाद्री करके जानते हैं, याद रखिएगा। पूर्वी घाट को मलयाद्री और पश्चिमी घाट को सह्याद्री करके जानते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुदी है, जबकि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेंस क्षेत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों लॉरेंस क्षेत्र यह फ्रांस में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि लोहा इस्पात और कार्बन यानी कि कोयले के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है? तो दोस्तों आर्थिक मंदी का आमतौर पर अपस्फीति से संबंध होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक मंदी में क्या होता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाही तक जीडीपी का ग्रोथ जो है वो घटते जाता है, तो यही आर्थिक मंदी कहलाता है। तो इसमें अपस्फीति आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो वो हो जाएगा लॉफर कर्व जो है वह कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच का गठन 24 जनवरी 1971 ईस्वी को गठित हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है पूछ रहा है। तो राजकोषीय नीति का उपकरण क्या क्या होता है, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो राजकोषीय नीति का उपकरण होता है सरकारी खर्च, कराधान, बजट, हस्तांतरण, भुगतान, सार्वजनिक ऋण, ये सभी राजकोषीय नीति का उपकरण होता है। जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये दोस्तों एक फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूति की खरीद बिक्री को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।